गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने क्या पढ़ लिया था, प्रायिकता वितरण फलन जो निकालना था उसको डेराइव करना था वो कर लिया था। उसके बाद अपने पास आता है कि जो इसकी एप्लीकेशन है यानी प्रायिकता वितरण फलन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था या संवितरण फलन था उसको अपन कैसे किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन में काम में लेते हैं, यानी उसमें एप्लीकेशन के द्वारा अपन आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी किस तरीके से निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ रही है आपके पास, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास क्या, आंतरिक ऊर्जा का औसत मान, यानी आंतरिक ऊर्जा जो संवितरण फलन था या प्रायिकता वितरण फलन था उसकी सहायता से अपन कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका अपन को फॉर्मूला यहाँ पे मानना है। तो फॉर्मूला अपन को क्या करना है, डिराइव करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि आंतरिक ऊर्जा के लिए औसत मान के लिए क्या माना मैंने, कि माना कि एक भौतिक राशि y है, इसका औसत मान कितना है आपका, ये है। माना कि एक भौतिक राशि क्या है आपके पास y है और इसका औसत मान क्या हो जाएगा, y बार इक्वल टू 1 से n yi और pei हो जाएगा। अतः आंतरिक ऊर्जा का जो औसत मान होगा क्या होगा, अतः आंतरिक ऊर्जा का औसत मान, आंतरिक ऊर्जा का औसत मान में क्या, देखो यहाँ पे यदि कोई y भौतिक राशि थी तो उसका अपन औसत मान इस तरीके से लिखते हैं, यानी y लिख लिया और इसकी प्रोबेबिलिटी से क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यदि आंतरिक ऊर्जा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, आंतरिक ऊर्जा की, तो इसी ये तो एक अपन ने टर्म मानी केवल कि इसको अपन ई की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक बेसिक चीज़ बताई है। तो आंतरिक ऊर्जा का औसत मान लिखेंगे तो देखो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, ई आई आ जाएगा और पी आई ऐसे कैसे आएगा। अब आप जानते हो ये क्या होता है, आपके पास प्रायिकता वितरण फलन होता है, अभी अपन ने डेराइव किया था इससे पीछे वाली क्लास में। तो ये क्या हो गया, पी ई आई इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में क्या हो गया, जेड हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ कि जो ई बार है क्या है आपका, ई बार, तो इस पी ई आई की जगह मैंने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी, तो आपके पास ये वाली टर्म आ गई, सिग्मा ऐसे का ऐसे, ई आई ऐसे का ऐसे, और इस पी आई की जगह क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई। क्लियर। उसके बाद क्या आ रहा है, संवितरण फलन, आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने पार्टीशन फंक्शन निकाला है वो क्या माना था अपन ने, कि सिग्मा इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू सिग्मा 1 से n ई की पावर माइनस बीटा ई आई, यानी ये क्या था, एक कंप्लीट सिस्टम के लिए था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है अपन ने, सिग्मा 1 से n लगा रखा है। तो यदि मैं क्या करता हूँ, यदि इस वाली इक्वेशन का बीटा के सापेक्ष में क्या करूँ, पार्शियली डेरिवेटिव करूँ, किसके रेस्पेक्ट में, बीटा के रेस्पेक्ट में, यानी जेड का बीटा के रेस्पेक्ट में क्या करूँ मैं, आंशिक अवकलन करूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेल जेड बाय डेल बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल बीटा। और यहाँ पे आपका सिग्मा था ही तो सिग्मा ऐसे का ऐसे आ गया। अब देखो इसमें किसका अवकलन हो रहा है अपने पास, बीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, यानी बीटा के साथ जो भी टर्म है वो आगे आ जाएगी एक्सपोनेंशियल के साथ। तो ये देखो बीटा के साथ क्या था आपका ई आई, तो माइनस का ई आई कहाँ आ गया आपका, आगे आ गया, माइनस भी आ गया, और ये क्या रह गया, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, यानी की पावर ऐसी की ऐसे रह जाती है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में इधर ले सकता हूँ तो इसको मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 2 है। देखो यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये क्या है आपका, जो ये सिग्मा ई आई और ई की पावर माइनस बीटा ई आई, देखो सिग्मा ई आई ई की पावर माइनस बीटा आई, यानी इस वैल्यू की जगह, यानी इस वैल्यू की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। तो समीकरण 3 से क्या किया मैंने, 2 में वैल्यू रखी, तो समीकरण 3 से 2 में वैल्यू रखी, तो देखो ई बार था तो ई बार ऐसे का ऐसे, और ये 1/z बचा तो ये 1/z पहले लिख लिया, और इसकी जगह क्या आ गया, डेल जेड बाय डेल बीटा माइनस में, तो ये आ गया। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस को आगे लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/z डेल जेड अपॉन में डेल बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/z डेल जेड अपॉन में डेल बीटा आ जाएगा। अब यदि मैं बात करता हूँ कि डेल बाय डेल बीटा है, क्या है आपके पास, डेल बाय डेल बीटा है, और ये क्या है आपके पास, लॉग ई जेड है, क्या है आपके पास, लॉग ई जेड, डेल बाय डेल बीटा लॉग ई जेड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या, यदि मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करूँ, डेल बाय डेल बीटा लॉग ई जेड, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, जेड का लॉग जेड का अवकलन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, बीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले लॉग जेड का क्या होगा, 1/z, तो लॉग जेड का क्या हो गया 1/z, और जेड का होगा, देखो लॉग के कारण तो हो गया 1/, और जो जेड का होगा वो क्या होगा, डेल जेड अपॉन में डेल बीटा। देखो आपकी ये वाली टर्म बन रही है इससे, यानी इस टर्म की जगह मैं ये वाली टर्म काम में ले सकता हूँ, लॉग जेड वाली, तो इस टर्म की जगह मैंने क्या किया, क्या इस टर्म को मैं इस टर्म में रूप में लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ई बार इज इक्वल टू माइनस ऐसे का ऐसे रह गया, और जो ये वाली टर्म थी इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल बाय डेल बीटा लॉग जेड लिख दिया। अब मैं यदि इसको डेल टी से गुणा भाग करता हूँ, तो डेल टी से गुणा भाग मैंने कहाँ किया, यहाँ पे किया है, तो ई बार इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल बीटा डेल टी अपॉन में डेल टी, और ये क्या आ गया आपका, लॉग ई जेड आ गया। यदि मैं डेल टी को एक्सचेंज कर लेता हूँ, डेल टी को इधर ले आता हूँ, तो देखो ये क्या आ गया, डेल टी बाय डेल बीटा डेल अपॉन डेल टी और लॉग ई जेड आ गया। अब आप जानते हो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, के टी होता है, 1 अपॉन में के टी होता है, बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल बीटा अपॉन में डेल टी। यदि मैं इसका टी के सापेक्ष अवकलन करूँ,
टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूँ, क्या करूँ, टी के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करूँ तो ये क्या हो जाएगा डेल बी अपॉन में डेल टी, और यदि टी को आप ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा और टी की पावर -2 बन जाएगा, तो वो वापस नीचे जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 1 अपॉन के टी स्क्वायर। आप सब जानते हो इसका अवकलन कैसे हुआ, जब टी के ऊपर लाए तो ये टी को ऊपर लाया यानी ये क्या हो गया टी अपॉन में के हो गया। इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा -1 टी की पावर -2 अपॉन में के, तो ये बन जाएगा आपका के टी का स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला अवकलन होगा तो ये आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ये वाला अवकलन। तो ये आ जाएगा, यदि मैं इसको उल्टा करके लिखूँ ये डेल बीटा बाय डेल टीटा, यदि डेल टी अपॉन में डेल बीटा करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का के टी स्क्वायर। माइनस का के टी स्क्वायर को मैं कहाँ रखूँगा, इस वाली जो समीकरण 6 थी, समीकरण 6 को मैं कहाँ रखूँगा समीकरण 5 में, यानी ये डेल बाय डेल टी का मान मैंने कहाँ रख दिया यहाँ पे रख दिया। तो देखो ई बार ऐसे का ऐसे, ये के टी देखो यहाँ पे क्या था आपके पास डेल टी, सॉरी वैल्यू इसकी नहीं रखनी है, वैल्यू किसकी रखनी है अपन को, वैल्यू अपन को इसकी रखनी है डेल टी अपन में डेल बीटा। तो डेल टी अपन में डेल बीटा क्या था माइनस का के टी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया आपका के टी स्क्वायर, और ये फिर क्या रह गया डेल बाय डेल टी लॉग जेड, तो डेल बाय डेल टी लॉग जेड। यदि मैं एन कण के लिए बात करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग जेड हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। तो आपने ये फॉर्मूला पहले यूनिट नंबर 3rd और 4th में काम में लिया था, तो मैंने बताया भी था कि इसको अपन क्या करेंगे फर्स्ट यूनिट में डेराइव करेंगे। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जो आंतरिक ऊर्जा अपन निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एंथैल्पी की। यदि आपको एंथैल्पी निकालनी हो तो एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है, एंथैल्पी आप जानते हो क्या होती है, H = U + PV, यानी U तो क्या है आपके पास आंतरिक ऊर्जा है या कोई ऊर्जा है, PV क्या है दाब और आयतन है, यानी दाब आयतन ऊर्जा जिसे बोल सकते हैं। तो एंथैल्पी की परिभाषा क्या होती है, H = U + PV। अब U क्या है यहाँ पे आप जानते हो आंतरिक ऊर्जा एक तरह से, तो यहाँ पे मैं आदर्श गैस समीकरण लगाता हूँ वो क्या होता है PV = nRT, उसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ PV = nKT की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया PV = nKT की फॉर्म में। और आप जानते हो कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है E बार होती है। तो ये हो गया आपके पास H ऐसे का ऐसे, E बार ऐसे का ऐसे, यानी जो U था U की जगह क्या आ गया आपके पास E बार, आंतरिक ऊर्जा ही है। और ये क्या हो गया प्लस में क्या था आपके पास, क्या रह गया देखो यहाँ पे जब आदर्श गैस समीकरण काम में ली तो PV = क्या लग गया nKT, तो ये मैंने PV कहाँ पे काम में लिया, यहाँ पे काम में लिया, तो PV = क्या लिख दिया nKT। अब E बार यहाँ से आया था यानी आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख दी, तो E बार का फॉर्मूला रख दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया प्लस का, ये nKT प्लस में था ये आ गया। यदि आप कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा nKT, तो देखो n के कॉमन आ गया, यहाँ टी स्क्वायर था, एक टी कॉमन आ गया, तो क्या बचा केवल इसकी जगह तो क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा टी बचेगा, तो ये टी लिख दिया और ये कंप्लीट लिख दिया। तो ये आपका क्या व्यक्त करता है, ये एंथैल्पी को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है एंथैल्पी को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, ये दो एप्लीकेशन हो गई कि प्रायिकता वितरण फलन के द्वारा हम आंतरिक ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं और उसकी एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं। अब यदि आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, यानी कोई ऐसे इसके न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं वो भी अपन इसके आगे करेंगे, कि कोई भी एक जेड क्या होगा पार्टीशन फंक्शन आपको दे दिया जाएगा और वो बोलेगा कि इसकी आंतरिक ऊर्जा निकालिए, उसकी एंथैल्पी निकालिए, तो आपको निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला आपको ध्यान है आंतरिक ऊर्जा का क्या होता है nKT² डेल बाय डेल टी लॉग जेड, ध्यान रखना ये हमेशा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या करना है ये आपको याद रखना है, एक ये आपको याद रखना है, ये याद रखो या ये याद रखो, कोई सा भी याद रखो। यदि ये याद है तो ये तो वैसे ही निकाल सकते हो आप, 2 मिनट का काम है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, कोई भी जेड दिया हुआ आएगा तो सबसे पहले हम उसका लॉग जेड निकालेंगे, लॉग जेड निकालने के बाद उसका डेल बाय डेल टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो उसकी क्या आएगी आंतरिक ऊर्जा nKT² से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो वो अपन अभी करेंगे, पहले आप इतना लिखिए, पहले आप टॉपिक लगाइए प्रायिकता वितरण फलन के अनुप्रयोग, प्रायिकता वितरण फलन के अनुप्रयोग। फिर इसमें लिखिए ऊष्मागतिकी भौतिकी में, ऊष्मागतिकी भौतिकी में प्रायिकता वितरण फलन के द्वारा, ऊष्मागतिकी भौतिकी में प्रायिकता वितरण फलन के द्वारा ऊष्मागतिकी भौतिकी में प्रायिकता वितरण फलन के द्वारा भौतिक राशि का औसत मान, भौतिक राशि का औसत मान एंथैल्पी एंट्रोपी, भौतिक राशि का औसत मान एंथैल्पी एंट्रोपी गिब्स मुक्त ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा
या ऊष्माधारिता और रासायनिक विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। या ऊष्माधारिता और रासायनिक विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऊष्माधारिता और रासायनिक विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। फिर सेकंड लगा, इसमें फर्स्ट लगा लिए आंतरिक ऊर्जा का औसत मान। फर्स्ट लगाइए इसमें आंतरिक ऊर्जा का औसत मान। और आंतरिक ऊर्जा के औसत मान में ये कंप्लीट लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको यहाँ तक लिख लीजिए समीकरण नंबर 7 तक। ये कंप्लीट लिख लेना। यहाँ पर एक लाइन डाल देना समीकरण 7 के बाद कि समीकरण 7 आंतरिक ऊर्जा के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। समीकरण 7 आंतरिक ऊर्जा के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। फिर एंथैल्पी की दूसरी एप्लीकेशन लिख के ये भी लिख लेना कि समीकरण 8 एंथैल्पी के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। समीकरण 8 एंथैल्पी के बीजीय व्यंजक को व्यक्त करता है। इसके बाद अपन इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे।
लिख दिया होगा ये तो। लिख दिया होगा। अब इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल लिख लीजिए आप थ्योरी में, क्वेश्चन करके लिखिए कि एक परमाणविक आदर्श गैस के संवितरण फलन का मान Z इज इक्वल टू V/h³ 2πm kT की पावर 3/2 है। Z इज इक्वल टू V/h³ 2πm kT की पावर 3/2 है। तो इसकी आंतरिक ऊर्जा तथा एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो इसकी आंतरिक ऊर्जा तथा एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वाली चीज करनी है अपन को। ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ आएगा आपको, कोई भी संवितरण फलन या पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ आएगा जिसे अपन बोलते हैं Z। तो सबसे पहले देखो Z अपन को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये सॉल्व कब होगा, जब आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा का, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, उसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो अपन को निकालना क्या है, आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है n/t² del/t log Z। तो अपन को केवल क्या दिया हुआ है, Z। इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, V/h³ 2πm को मैं क्या मान लेता हूँ, ये कांस्टेंट मान लेता हूँ A, क्योंकि ये पूरा क्या एक कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, AT की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इसका लॉग लेता हूँ, क्योंकि मुझे लॉग में चाहिए। तो log Z क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास log A और T की पावर 3/2। अब आपको निकालना क्या है, आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। यदि बात करता हूँ मैं किसकी, आंतरिक ऊर्जा की, इंटरनल एनर्जी की, तो आंतरिक ऊर्जा आपके पास क्या होती है, फॉर्मूला आपको ध्यान है, E बार इज इक्वल टू n/t²। तो ये n/t² हो गया, del/t हो गया, और log Z, तो log Z का मान क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हो जाएगा log E 1 की पावर 3/2। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई में है तो इस लॉग को अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो देखो n/t² del/t, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो log E A प्लस का, इसको लॉग अलग लूंगा और 3/2 क्या आ जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो log E की पावर t। क्लियर, ये कर सकता हूँ। अब जब आप इसका अवकलन करते हो n/t², जब इसका अवकलन करोगे तो ये तो क्या आएगा, del/t है, और a यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी ये देखो a में कोई t वाली टर्म है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा आपका 0। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी 0। सेकेंड टर्म क्या बचेगी आपकी 3/2, क्या बचेगी आपके पास 3/2, और ये क्या बचेगी आपके पास log t का क्या हो जाएगा 1/t, log t का क्या हो जाएगा 1/t। तो ये हो जाएगा। तो ये क्या, देखो जो कटेगा उसको हटा दो, तो n/t² और क्या बचा आपके पास 3/2 1/t। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3/2 n/t। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इस पार्टीशन फंक्शन के लिए क्या आ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास, इस पार्टीशन फंक्शन के लिए क्या आ जाएगी आपके पास, आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी। अब अपन को निकालना क्या है, नेक्स्ट निकालना है अपन को एंथैल्पी। क्या निकालनी है, नेक्स्ट निकालना है अपन को एंथैल्पी। तो देखो एंथैल्पी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एंथैल्पी के लिए बात करते हैं। एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, यदि एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, एंथैल्पी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपके पास H इज इक्वल टू n/t 1 प्लस del/t यहाँ पे आ गया, और del/t, और यहाँ पे क्या आ गया log E Z आ गया। क्या आ गया, del/t और log E Z।
तो देखो H तो ऐसे का ऐसे हो गया, ये क्या हो गया आपका NKT ऐसे का ऐसे हो गया, ये 1 प्लस हो गया, ये T हो गया। अब यहाँ पे क्या है डेल बाय डेल टी और लॉग जेड, तो डेल बाय डेल टी लॉग जेड देखो अपन ने यहाँ पे निकाला है, क्या था आपका डेल बाय डेल टी और ये क्या था लॉग जेड। जब इसकी मैंने वैल्यू निकाली तो देखो ये क्या आई, ये आपके पास आ गया 3/2 और साथ में क्या आ गया टी आ गया, क्या आ गया 3/2 और साथ में क्या आ गया 1/t आ गया। जब इसकी वैल्यू अपन को पता है तो अपन वापस अवकलन नहीं करते, अपन ने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका NKT और ये क्या हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से अपनी जो है एंथैल्पी आएगी वो क्या आएगी NKT और 5/2 इज इक्वल टू NKT। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 और क्या आ जाएगा NKT, तो ये आपकी क्या हो जाएगी एंथैल्पी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल लिख लीजिए, इस रिलेटेड कोई भी आप न्यूमेरिकल आता है, कोई भी में यदि जेड दिया हुआ आता है तो जेड दिया हुआ हो तो आप सब कुछ इसमें से निकाल सकते हो, आंतरिक ऊर्जा निकाल सकते हो, उसके एंथैल्पी निकाल सकते हो, फॉर्मूला ये ध्यान होना चाहिए तो ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन लिख दीजिए। इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। और यदि इसकी उष्माधारिता निकालनी हो तो निकाल सकते हो, क्या बताओ, यदि आपको इसकी उष्माधारिता निकालनी हो, उष्माधारिता तो क्या होती है C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी होता है, और डेल क्यू की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल क्यू आपकी क्या एक तरह से एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा डेल बाय डेल टी। ई का मान कितना आया 3/2 NKT, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 NKT। यदि इसकी उष्माधारिता निकालनी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 3/2 और NK। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी उष्माधारिता हो जाएगी। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो उष्माधारिता। लिख लीजिए इस न्यूमेरिकल को जल्दी। लिख दिया, हटाऊं? समझ में आ जाता है तो आप बिना देखे भी इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी उष्माधारिता की। तो नेक्स्ट इसकी तीसरी एप्लीकेशन है वो क्या है आपकी उष्माधारिता। क्या है आपकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आपकी उष्माधारिता। हम जानते हैं उष्माधारिता क्या होती है, तो उष्माधारिता की परिभाषा से जो C होता है वो क्या होता है आपका डेल Q अपॉन में क्या होता है आपका डेल T होता है। आप जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास E बार होता है, यानी Q भी क्या एक तरह से एनर्जी है। तो यहाँ पे अपन ने जो एनर्जी का फॉर्मूला काम में लिया कौन सा आंतरिक ऊर्जा का, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल E अपॉन में डेल T हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेल E अपॉन में डेल T हो जाएगा। अब अपन एक टर्म और जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि आपको याद है पीछे वाली टर्म में काम में ले रहा हूँ
ई बार इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा और लॉग ई जेड। बताओ ये वाली टर्म याद है क्या? जो अपने आंतरिक ऊर्जा का डेरिवेशन निकाला, आंतरिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला निकाला, वहाँ पे एक ऐसी टर्म निकली थी, देखना उसके पीछे डेरिवेशन में। तो ये वाली टर्म मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ। यदि ई बार इज इक्वल टू ये है तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, डेल अपॉन में डेल टी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का डेल अपॉन में डेल बीटा क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ई जेड क्या हो जाएगा। यदि मैं ये माइनस आगे ला लेता हूँ तो माइनस डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेल बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल बाई डेल बीटा, ये वाला क्या किया मैंने, डेल बाई डेल बीटा का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये टर्म ऐसे कैसे, ये टर्म ऐसे कैसे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी इज इक्वल टू माइनस तो ऐसे का ऐसे रहने दो, एक में क्या करता हूँ डेल बीटा अपॉन में क्या कर दिया मैंने, डेल बीटा अपॉन में डेल टी कर दिया, क्या कर दिया डेल बीटा अपॉन में डेल टी कर दिया, और ये बन गया आपका डेल स्क्वायर अपॉन में डेल बीटा स्क्वायर, और क्या बन जाएगा आपका लॉग ई जेड। क्लियर। अब आप जानते हो कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में के टी होता है। यदि डेल मैं बी बाय डेल टी निकालता हूँ तो ये भी आप जानते हो कि ये क्या आता है आपका माइनस का के टी स्क्वायर आता है, क्या आता है के टी स्क्वायर आता है। जब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन डेल बीटा अपॉन में डेल टी है तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में के टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल बीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ई जेड। तो ये क्या आ जाएगा आपका जो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हो कि ये क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी स्क्वायर, इसको आप थोड़े तरीके से लिख लो के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय ये क्या है आपका डेल स्क्वायर अपॉन में डेल बीटा स्क्वायर, और ये क्या है आपका लॉग ई जेड। ये किसको व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है आपकी ऊष्माधारिता को, ये व्यक्त किसको करता है आपकी ऊष्माधारिता को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला है तो निकाल सकते हो ऊष्माधारिता क्या होती है। तो ऊष्माधारिता के बेस पे जो इसका फॉर्मूला आता है पार्टीशन फंक्शन के रूप में वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यदि जेड दिया हुआ आता है उसका लॉग ई जेड निकालो, बीटा के रेस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करो और उसमें ये वैल्यू रख दो, तो ये आपका क्या आ जाएगी ऊष्माधारिता आ जाएगी, लिख लो इसे भी। तो अपन ने आज कितनी 3 एप्लीकेशन पढ़ी, फर्स्ट आंतरिक ऊर्जा, सेकेंड एंथैल्पी और तीसरी ऊष्माधारिता। कर दिया होगा। तो अपन ने कितनी 3 एप्लीकेशन पढ़ ली। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी की जो 3 एप्लीकेशन है वो आपकी अपन नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।